Hello everyone. So in the previous class we have understand और हमने समझा था कि ethics को define किया था हमने। तो जिन्होंने भी पहली क्लास नहीं देखी है तो वो एक ओरिएंटेशन क्लास हमारी हो चुकी है, उसको देख ले, जिसमें हमने ethics को एक critical thinking की ability से डिफाइन किया था, ना कि जो बुक्स में सीधी definitions दे रखी है उस बेस पे। हमने उसमें एरिस्टोटल को, कांट को, महात्मा गांधी जी को, श्रीमद् भागवत गीता के कंसेप्ट ऑफ निष्काम कर्म को, इन सबको हमने समझने की कोशिश की थी हमारे फर्स्ट सेशन में, और एथिक्स को बिल्ड किया था, एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करने की कोशिश की थी। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, इस सेशन में हम ये समझेंगे कि वास्तव में एथिक्स इवोल्व कैसे हुआ सोसाइटी में। तो एथिक्स का इवोल्यूशन समझेंगे हम इस क्लास में, ठीक है। दूसरा हम ये समझेंगे कि अगर एथिक्स इवोल्व इस तरीके से हुआ तो उसको इवोल्यूशन के दौरान एथिक्स का सोर्स क्या रहा, सोर्स ऑफ एथिक्स। तीसरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि डायलेमास और पैराडॉक्स क्यों बन जाते हैं अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग जगह, जब हम एक वैल्यू को यूनिवर्सल कहीं जगह नहीं मान पाते तो इसका रीजन क्या बन जाता है। चौथा हम एक केस स्टडी को सॉल्व करेंगे, बहुत ही छोटी केस स्टडी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, और इंटीग्रिटी और इम्पैथी के कुछ कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहले हम समझते हैं। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हम सबकी एक बेसिक हैबिट होती है, ठीक है, कुछ करने की, या हमारा कोई बिहेवियर होता है किसी चीज को लेकर, ठीक है। ये बिहेवियर गाइड करता है या इस बिहेवियर से हमारा एक्शन होता है, ठीक है। इस बिहेवियर से हमारा एक्शन होता है, जैसे कि मान लो लेट्स से किसी की हैबिट है खाना खाने के बाद लेट्स से कि बटर मिल्क पीने की, तो उसका ये बिहेवियर है। अब ये बिहेवियर उसका एक्शन को गाइड करेगा, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी बात होगी। मान लो किसी का ये हैबिट है कि लेट्स से टू स्पीक ट्रूथ, ठीक है, वैसे कम मिलते हैं ऐसे लोग। अब ये इसकी बिहेवियर का पार्ट है, मतलब इसके कॉन्साइंस के अंदर है, तो इसके एक्शन को भी ये चीज गाइड करेगी। यानी कि जो एथिक्स है ना, वो जहां से इसका रूट, जो ओरिजिन है, वो रूट ओरिजिन हुआ था एक वर्ड से जिसका नाम है हैबिट। क्योंकि जो चीज आपकी हैबिट है ना, वही कल आपके एथिक्स बनेगी। लेकिन क्या सारी हैबिट्स एथिक्स एथिकल है, ये कहना तो गलत हो जाएगा। क्योंकि सारी हैबिट्स एथिकल नहीं है, लेकिन सारी हैबिट्स जो हैं वो या तो एथिक्स को समझने के लिए या अनएथिकल या एथिकल होने पर समझा सकती है हमें। तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो एथिक्स को बनाती हैं, और किस तरीके से एथिक्स इवोल्व करता है, डिस्क्राइब करेंगे हम अब। तो देखो, इसका रूट वर्ड तो मैंने आपको समझा लिया, इसको अब आप लिखना शुरू कर दीजिए। एथिक्स, ठीक है, कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। कौन है वो ग्रीक वर्ड? वो है हैबिट। अच्छा, हम नहीं कहते हैं ना हमेशा कि आप अपना कैरेक्टर अच्छा रखिए। दरअसल ये हैबिट्स ही हमारे कैरेक्टर को जन्म देती है। अगर हमारे पास एक अच्छी हैबिट है तो एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड होता है। अगर हमारे पास बुरी आदत है तो एक बुरा कैरेक्टर हमारे बिल्ड हो जाता है। और जब हमारे बुरा कैरेक्टर या गंदा कैरेक्टर होता है तो वो गंदे एक्शन को जन्म देता है, और जिसकी वजह से हम नॉन मॉरल या अनइथिकल हो जाते हैं। तो देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इस टर्म का, हैबिट या कैरेक्टर, ठीक है। संस्कृत में भी इसका एक ओरिजिन टर्म हमें मिलता है। संस्कृत में हमें जो टर्म मिलता है वो है नीति, ठीक है। ये हमारा नीति आयोग नहीं है,
नीति का मतलब होता है कि नीति संगत कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग, या दरअसल आज मेरी मम्मी ने बोला कि भाई जो नीति अनुसार हो वही काम करना चाहिए। तो नीति का अनुसार का मतलब होता है रूल्स, व्हाट द रूल्स सेज। अब ये रूल्स वो रूल्स नहीं है जो हम गेम में बना लेते हैं कि चार लोग बैठ के खेल रहे गेम, ठीक है। दिस आर एथिकल रूल्स ऑफ लाइफ that tells us why we should follow the rules to live a good life, to live nicely, to live with eudaimonia. अब आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था eudaimonia का मतलब होता है हैप्पीनेस या हैप्पी लिविंग, ठीक है। तो संस्कृत में भी इसका एक रूट ओरिजिन है। तो अभी हमने क्या समझा, चलो रिपीट करते हैं। एथिक्स एक रूट वर्ड जिससे ओरिजिन होता है, जिसका नाम है हैबिट, ठीक है। हैबिट का मतलब वो बिहेवियर जो आपका एसेंस बनाता आपके एक्शन को। अच्छा, तो मैंने ये डिफाइन किया कि हैबिट, ठीक है, शेप्स कैरेक्टर। क्या ये ट्रू है? हैबिट शेप्स कैरेक्टर, ट्रू। कैरेक्टर शेप्स और कैरेक्टर बिल्ड्स फॉर्म्स या फॉर्म्स, ठीक है, अ पर्सन या सोसाइटी का क्या, एथिक्स, ठीक है। सही बात है भाई, हैबिट जो है वो कैरेक्टर को बिल्ड करता है, यही कैरेक्टर के एक्शन को बिल्ड करेगा, और इसी एक्शन के बिल्ड होने से एथिक्स भी बिल्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब हैबिट क्या हुआ, परपेचुअल बिहेवियर हुआ। अच्छा, हैबिट एक परपेचुअल बिहेवियर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हैबिट जो बिहेवियर है वो आपका इसेंस है, यानी कि ये आपके बिहेवियर का एक कंसिस्टेंट पार्ट है। अच्छा, अगर अगर ये जो बिहेवियर आप शो करते हो उससे एथिक्स प्रमोट होता है तो ये नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है। नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग किस कॉन्टेक्स्ट में नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है? नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग इसलिए है क्योंकि ये इवेंचुअली ये आपके बिहेवियर का पार्ट है, यानी ये कोई एपिसोडिक नहीं है, यानी ये कोई एक फिल्म नहीं है कि इस टाइम पे इस कैरेक्टर को लेने के लिए आप इस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि to display good behavior in all situation is what forms integrity. So integrity is nothing but it's a deliberate attempt to display good behavior all the time, even when no one is watching you. एक और बात है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी, यानी इंटीग्रिटी इज नॉन एपिसोडिक। नॉन एपिसोडिक का मतलब क्या होता है? ये कंसिस्टेंट बिहेवियर है। कंसिस्टेंट बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि ये आपके बिहेवियर यानी आपके एक्शंस का परपेचुअल पार्ट है, आप करोगे ही करोगे, इट्स नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। इसलिए मैन ऑफ इंटीग्रिटी जो होते हैं ना वो सोसाइटी में अलग से दिख जाते हैं। इसमें महात्मा गांधी जी का एक कंसेप्ट है जिसको हम एज एग्जाम्पल ऐड करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में faced many challenges while practicing the philosophy, the idea, the value of satyagraha.
बहुत सारे, ठीक है। इवन द सत्याग्रह हैज ए फीचर ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ओके। बट गांधी जी ने प्रैक्टिस किया, और गांधी जी ने अपनी ही किताब में बताया कि सत्याग्रह इज नथिंग बट इट्स अ मेंटल ट्रेनिंग वेयर योर एनिमी shall change, will have a change in heart and mind and will do for the good. अच्छे के लिए वो अपने मानसिकता को, मन को, हृदय परिवर्तन होगा। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो भी एक इंटीग्रिटी का कंसेप्ट है। यानी गांधी जी ने जो सत्याग्रह को बिल्ड किया वो एक इंटीग्रिटी थी उनकी, ठीक है। इसको आप एज एग्जाम्पल में यूज करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता लिया कि इंटीग्रिटी जो है वो हमेशा डेमोन्स्ट्रेट होगी, मतलब हमेशा दिखेगी आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको एथिक्स भी समझाया था कि एथिक्स जो है एक एथिक्स जो है एक डिस्प्ले ऑफ गुड बिहेवियर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो हमारा टाइटल था, शुरू में हमने बोला था कि एथिक्स इवोल्व कैसे हुए सोसाइटी के अंदर, कि हाउ एथिक्स आर इवोल्व इन दिस सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो नीतियां है बनी, जो जो मॉरलिटी क्रिएट हुई, जो मॉरल मटेरियल बना, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं मॉरल मटेरियल या एथिक्स का जन्म कैसे हुआ, एंड इज इट एन अनएंडिंग प्रोसेस, क्या ये एंड हो चुका है या बन रही है, मिट रही है, ये चल रहा है। तो क्वेश्चन ये भी हम एड्रेस करते हैं। चलो देखो, एथिक्स जो है ना वो सोसाइटी में इवोल्व किए मल्टीपल एक्टर्स और मल्टीपल फैक्टर्स। सो द एथिक्स इवोल्व्स इन द सोसाइटी थ्रू मल्टीपल एक्टर्स एंड मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है। अब मल्टीपल सोर्स रहे, इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, इसके सोर्स बहुत सारे रहे, बहुत सारे रहे मतलब प्लूरल सोर्स रहे, ठीक है। प्लूरलिटी रही है एथिक्स को बनाने के लिए। प्लूरलिटी का मतलब ये हुआ है कि एथिक्स जो है वो बनाने के लिए लोगों का, द रोल ऑफ पीपल, द रोल ऑफ सोसाइटी, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, द रोल ऑफ इवन द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। साइंटिफिक टेम्पर की बात जो फंडामेंटल ड्यूटीज में हुई, तो कहीं ना कहीं किसी स्तर पे साइंटिफिक डेवलपमेंट जो ओवरऑल पॉपुलेशन का है वो धीरे 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 एक स्लो प्रोसेस के थ्रू बढ़ भी तो रहा है। नाउ पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चनिंग सम प्रैक्टिसेस, सम रिचुअल्स, आइदर दे आर इवन एक्सेप्टिंग सम रिचुअल्स प्रैक्टिसेस जो कि पहले नहीं करते थे। सो सोसाइटी के अंदर जैसे कि इथिक्स जो है, टेक्नोलॉजी, फिर रिलीजन हो गया, ठीक है, फिलोसॉफी हो गया, ठीक है, कम्युनिटी हो गया, ये सब इसके फैक्टर्स रहे हैं। सो सो आप क्या लिखेंगे, आप, मैं बोल लेता हूं, आप लिख लो। Ethics evolves from multiple sources. It has a plurality of its genesis and its unending process. It has a contribution from peoples of all time. This line is important. Peoples of all time has its contribution. It keeps on changing its character as the society adapts to the new values. ठीक है। फिर इसमें लिखिएगा कि रिलीजन, फिलोसॉफी, कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द इवोल्यूशन ऑफ एथिकल मटेरियल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, बाय चैलेंजिंग इट, बाय क्रिएटिंग इट एंड बाय कंट्रीब्यूटिंग इन इट, ठीक है। अब हम समझते हैं कि यार ये एक टर्म आता है काफी, एक बार एग्जाम में, शायद किसी एग्जाम में ही आया था, पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी में शायद नहीं आया, बट कि स्क्रिप्चर्स जो होते हैं ना, जैसे धर्मशास्त्र हो गया या रिलीजियस टेक्स्ट जो हो गए, ठीक है, क्या ये एथिक्स का सोर्स रहे हैं, तो क्या रहे हैं, हाँ। अभी भी हैं, हाँ। सारे हैं, नहीं, सारे नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सारे स्पिरिचुअल थॉट्स जो इन टेक्स्ट के अंदर है,
ठीक है, जो कि कोडिफाइड है। ठीक है, वो सोसाइटी के एथिक्स का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जैसे हमारे घर पे कोई आता है, तो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग हमारे घर कोई आता है तो वी बिलीव इन अतिथि देवो भव। सो ये कहीं रिटर्न नहीं है। ठीक है, ये तो अनकोडिफाइड है। ठीक है, अब अगर सोसाइटी वाला एथिक्स हम देखें तो अतिथि देवो भव हम जो कहते हैं। ठीक है, यानी कि एनीवन हु इज कमिंग टू योर होम, ठीक है, तो जो अतिथि बन के आपके घर पे आया वो आपके लिए देव के समान है, यानी ईश्वर के समान है। तो उसकी जो जो आप उसको जो सर्व करते हो, सिर्फ ईश्वर समान उसकी वो पूजनीय है। ठीक है, इसका मतलब सोसाइटी ने एक कोई तो स्क्रिप्चर सोर्स रहा होगा सोसाइटी को इस वैल्यू को इनकलकेट करने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा अच्छी चीजें जो समाज को हमने दी है ना, चाहे वो बहुत रेयर रही हो, सोसाइटी भले कितना भी समय ले ले, वो बटर की तरह ऊपर आएगी आएगी, एंड दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम आइडिया। ठीक है, अब जैसे कि जो धर्म शास्त्र या धर्म है, ठीक है, वेदास है, उपनिषद है, वो हमें डिस्प्ले करने को कहते हैं, तो ऑलवेज डिस्प्ले अवर ड्यूटी। ड्यूटी क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो ह्यूमन है ना, उसके अंदर एक मन का परपेचुअल बिहेवियर होता है, डेविएशन, और शॉर्ट टर्म में गेन करना। ड्यूटी हमें ये बताती है कि डिटेचमेंट रखते हुए हमको किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करना है, एंड अपहोल्डिंग धर्मा। धर्मा मीन्स दी एथिकल वैल्यूज, एथिक्स। तो एक चीज हम समझेंगे, एक और बात है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, कई बार while practically when they are discharging their public offices, they are pressurized, sometimes forced to deviate from their duty। तो आप उस वक्त जब भी इस टाइप की केस स्टडी आए तो आप लिखिए इंस्पायरिंग फ्रॉम। ठीक है, इंस्पायरिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स to uphold duty based ethics। ठीक है, so our scripture promotes duty based ethics। so when a public functionary, ठीक है, serve the public, he or she should uphold duty based ethics, or he or she should uphold the idea of duty। एक चाइनीज फिलोसोफर है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, और ये शायद एग्जाम में हमारा आया हुआ है। एथिक्स बिगिंस एट होम। इसका मतलब क्या हुआ? होम, व्हाट इज होम हियर? अंडरस्टैंडिंग ऑफ होम एंड हाउ एथिक्स बिगिंस एट होम। देखिए, आपका सोशलाइजेशन कैसा हुआ? ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको किस तरीके से अपब्रिंग किया गया है? आपकी एथिकल विजडम क्या है, या एथिकल रीजनिंग कैसे डेवलप हुई है चीजों को देखने?
ठीक है, यानी कि आपको आपकी मम्मी ने जब आपने कुछ गलत किया तो आपको उन्होंने इनकरेज किया या डांटा, ठीक है, या आपके पापा ने जब आपने कुछ अच्छा किया, यू शोज काइंडनेस, तो उन्होंने उस काम को सराहना दी। तो एथिक्स बिगिंस एट होम, कन्फ्यूशियस ये कहना चाहता है कि the majority of issues in the public offices, whether on in the government or in the private sector or in anyone's life, is only due to the homely home condition, क्योंकि पर्सन का जैसा कंडीशन हुआ है वैसा वो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि मान लो किसी को ये सिखाया है कि उसने अपने घर में डिसरिस्पेक्ट देखी है, ठीक है, टूवर्ड्स वुमन, तो वो अपने भी ऑफिस में वुमन की रिस्पेक्ट भले एक्सटर्नली शो करे, पैराडॉक्सिकली वो अंदर से नहीं करेगा। सो ही डज नॉट हैव अ डीपली रिस्पेक्ट। तो एथिक्स बिगिंस एट होम का अगर मैं एक लाइन में समझाऊं ना, जो तुम्हें मिला है ना, व्हाट यू हैव फॉर्म्ड, यू विल रिफ्लेक्ट इट, यू विल रिफ्लेक्ट इट, ठीक है। और इसके बीच में आप जितना उसको दबाने की कोशिश करोगे यही डायलेमा है। बेटर क्या है, टू रिकरेक्ट योरसेल्फ। अगर को लगता है कोई चीज आपने या किसी चीज पर आप में एक कमी रही है लाइफ में, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि हम एक छोटी सी केस स्टडी को भी समझने की कोशिश करेंगे, और वो केस स्टडी है, मान लो आप एक एसडीएम हो, ठीक है, ठीक है, और एक कोस्टल रीजन है, वहां पर साइक्लोन आता है, ठीक है। साइक्लोन आने पर आप जो है कि एक रिलीफ कैंप लगता है, ठीक है, जहां पर आधार के बेस पे लोगों को कुछ फूड वगैरह, शेल्टर्स, सर्विसेज ये दी जा रही है। इवन दूसरी स्कीम्स के थ्रू उनको उनके होम को रिपेयर करना, बनाना, नए एलोकेशंस करना, ये सब किया जाता है, ठीक है। आपके पास एक बुजुर्ग महिला आती है और जिसके पास अपना आधार कार्ड खो चुकी होती है, तो आप क्या लकीर के फकीर बन जाओगे ड्यूटी बेस्ड, यानी कि आप ड्यूटी बेस्ड इथिक्स क्या कहता है हमें, टू अपहोल्ड एथिक्स एज योर ड्यूटी। पर आप सोचते हो कि यार रूल्स में क्या लिखा, कोड वाले रूल्स में यार आधार तो होना ही चाहिए। तो आप क्या करोगे इस वक्त, इंस्पायरिंग फ्रॉम द आइडिया ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, एंड ड्यूटी बेस्ड एथिक्स of Srimad Bhagavad Gita, what you will do, you will issue the scheme and you will give the benefit of the scheme to this old lady. But as your department will ask you after some short notice even कि आपने इनको ये जो सर्व किया है इनका आधार कहाँ है, immediately you will take the biometrics of that person and this will help you issue a duplicate Aadhaar. बस problem solved. So this is how your ethical understanding, decision making and your wisdom shall be built to take decisions. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा समझेंगे कि आगे की पब्लिक सर्वेंट्स को लेकर एक केस स्टडी और है, और एक कोटेलिया की अंडरस्टैंडिंग है, गांधी का एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।